कौन है ये आर्य? कहाँ से आई ये आर्य? कैसे आर्य संस्कृति इतनी विकसित थी? ये वो सारे प्रश्न थे जो अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जिस भारत में वो आए हैं वहाँ की मूल संस्कृति इन अंग्रेजों की संस्कृति से भी आगे की बात है, उनको जरूरत महसूस हुई कि ऐसा कोई सिद्धांत निकाला जाए जिससे पता लगे कि आर्य भी ठीक उसी तरह बाहर से आए थे जैसे अंग्रेज खुद आए थे। इन यूरोपियन विद्वानों ने एक सिद्धांत निकाला जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा गया। इसके अनुसार वैदिक संस्कृति मूल तौर पर आर्य संस्कृति है और एक जाति है आर्य जो भारत की स्थानीय नहीं है। आर्यों ने किसी बाहरी जगह से आकर भारत पर आक्रमण किया और सिंधु सभ्यता जो भारत की स्थानीय द्रविड़ सभ्यता थी वो नष्ट करके अपनी बस्तियां बसा ली। इस सिद्धांत को बहुत से लोग बहुत समय तक सही मानते रहे, जब तक कि हमारे संविधान निर्माता परम आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब हू वर द शूद्राज में ये तर्कों के साथ सिद्ध किया कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे और आर्य भारत के ही स्थानीय लोग थे। लेकिन इस गलत आर्यन इन्वेजन थ्योरी का समर्थन करने वाले बहुत लोग बने रहे, क्योंकि यह सिद्धांत उन सभी को सुविधाजनक लगता था जिन्हें हिंदू राष्ट्रवाद से असुविधा थी, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार आर्य भी उसी तरह बाहरी थे जैसे बाद में मुसलमान और ईसाई बाहर से आए। इस सिद्धांत के आधार पर हिंदू धर्म भी उसी तरह विदेशी था जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत सिद्ध करने का पहला काम हमारे संविधान निर्माता आदरणीय B.R. अम्बेडकर जी ने 1946 में किया, जब उनकी पुस्तक हू वर द शूद्रा में इस विषय की मीमांसा करते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि आर्यों का मूल स्थान कोई विदेश नहीं है बल्कि भारत ही है। इस पुस्तक के चौथे खंड शूद्राज वर्सेस आर्यन में उन्होंने इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भाषाई, पुस्तकीय जिनमें वेद एवं दूसरे ग्रंथ शामिल हैं, मानव मिति आदि की कसौटियों पर कसा और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो इस प्रकार से हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी का पश्चिमी सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। अंबेडकर जी ने कहा कि वेदों के रचयिताओं को आर्य जैसी कृषि प्रजाति की जानकारी ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि वेदों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आर्य प्रजाति ने कभी भी भारत पर आक्रमण किया और भारत के मूल निवासी दासों या दस्युओं को अपने अधीन कर लिया। वेदों में इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि आर्यों और दस्युओं या दासों के बीच प्रजातिगत कोई भेद था। वेदों में आर्यों और दासों या दस्युओं को अलग अलग रंग होने का कहीं से भी उल्लेख नहीं है। पुस्तक के अध्याय क्रमांक 5 आर्यन अगेंस्ट आर्यन में उन्होंने आर्यों के मूल स्थान के प्रश्न का परिणाम मूलक निष्कर्ष इस प्रकार दिया है। स्पष्ट है कि पाश्चात्य सिद्धांत आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक हड़बड़ी में निकाला गया निष्कर्ष है जो तथ्यों की अपर्याप्त जांच पर आधारित है। यह असाधारण बात है कि ऐसे विरल और असुरक्षित आधार वाले सिद्धांत को पाश्चात्य विद्वानों ने गंभीर अध्येताओं के लिए प्रतिपादित किया और वह इतने लंबे समय तक मान्य रहा। इस अध्याय में प्रस्तुत नए तथ्यों के आलोक में यह सिद्धांत अब चल नहीं सकता और इसे रद्दी के ढेर में डाल देना चाहिए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे संविधान निर्माता माननीय अंबेडकर जी ने 1946 में जिस सिद्धांत को कचरे में डालने लायक बताया था वो सिद्धांत आज तक चलता आ रहा है और अनेक लोग आज भी ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को सही मानते आ रहे हैं। माननीय अंबेडकर जी ने इसी पुस्तक के अध्याय 7 शूद्राज व क्षत्रिज में यह भी निष्कर्ष निकाला है
तो शूद्र लोग भी आर्य थे और वो क्षत्रिय ही थे। श्रीकांत जी तेलागिरी की पुस्तक है द आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड इंडियन नेशनलिज्म। इसमें इस विषय पर बड़ी विस्तृत मीमांसा की गई है और इस मान्यता को खंडित किया गया है कि हिंदू धर्म भारत में किन्हीं विदेशी आर्यों आक्रमणकारियों द्वारा लाया गया था और भारत के तीनों प्रमुख धर्म विदेशी हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हिंदू धर्म का संस्थापक कोई नहीं है। हिंदू धर्म का प्रत्येक संत, साधु और देवता जिनका भी विवरण किसी भी ग्रंथ में है, उसका मूल स्थान भारत ही है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। संस्कृत का संबंध केवल भारत से है, अन्य किसी देश से नहीं है। भारत ही हिंदुओं की पवित्र भूमि है। हिंदुओं के सभी तीर्थ और पवित्र स्थल भारत या इसके आसपास ही स्थित हैं, जबकि इस्लाम के पवित्र स्थल अरब देशों में हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म के पवित्र स्थल फिलिस्तीन में है। हिंदू धर्म की पुस्तकें भारत एवं उसके आसपास के स्थलों पर ही केंद्रित है। ईसाई धार्मिक पुस्तकों का केंद्र फिलिस्तीन और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित है और इस्लाम की पुस्तकों का केंद्रीय क्षेत्र अरब और फिलिस्तीन का क्षेत्र है। हिंदू धर्म के सभी मतों और संस्थाओं के प्रमुख भारतीय हैं, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु भारत के बाहर कहीं हैं। हिंदुओं के सारे धर्म स्थल यहीं भारत में ही हैं या इसके आसपास है। प्रत्येक मुस्लिम और ईसाई को उसके धर्म के आरंभ के समय और स्थान का पूरा ज्ञान है, जो सभी भारत से बाहर है। उनका धर्म भारत में किस तरीके से आया और कब आया, इसकी भी उन्हें पूरी जानकारी है और इस पर उन्हें गर्व है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पूर्व तक किसी हिंदू की कल्पना में भी नहीं था कि उसके धर्म का मूल स्वरूप कहीं कोई विदेश में है। इस संबंध में अनेक विदेशी विद्वानों ने भी बहुत ज्यादा शोध की। इनमें माइकल डेनिनो नाम के विद्वान प्रमुख हैं। इनकी पुस्तक द इन्वेजन दैट नेवर वाज सन 2004 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने तर्कों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि वास्तव में सिंधु और आर्य सभ्यता एक ही थी और सिंधु और आर्य सभ्यता कहने की जगह इसे समग्र रूप से सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाना चाहिए। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। आर्य सभ्यता अपने मूल में ही भारतीय है और सिंधु सभ्यता भी आर्य सभ्यता का ही एक भाग है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे और स्थानीय ही थे, तो फिर भारत में उनकी कर्म भूमि क्या थी? मित्रों, आर्यों की कर्म भूमि का उल्लेख ऋग्वेद के सूक्त क्रमांक 1075, जिसे नदी सूक्त कहा जाता है, में किया गया है। सप्त सिंधु प्रदेश, जो तत्समय आर्यों की कर्म भूमि था, उसकी सीमा पश्चिम में सिंधु नदी से पूरब में गंगा तक दर्शाई गई है। सिंधु की सहायक नदियों और दूसरी नदियों यमुना, सरस्वती, सतलुज, रावी, चिनाब आदि का भी उल्लेख इस सूक्त में है। वेद में सरस्वती नदी का भी विवरण है, यानी यह नदी वैदिक काल में मौजूद थी। पंचविश ब्राह्मण में सरस्वती नदी के सूखने की चर्चा की गई है। आधुनिक समय में कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि सरस्वती नदी मौजूद थी और लगभग 2000 ईसा पूर्व सूख गई थी। यह सरस्वती नदी यमुना और सतलुज नदी के बीच बहती थी और आर्य सभ्यता इसी नदी के किनारे में विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के सूखने के कारण यही लोग पश्चिम की तरफ जाकर सिंधु नदी के तटों पर बस गए थे। मित्रों, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अनेक और भी समानताएं थीं, जो दोनों को एक ही सभ्यता सिद्ध करती हैं। शव का पैर दक्षिण की ओर रखने की परंपरा सिंधु सभ्यता में थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। सिंधु सभ्यता में भैंसा, भेड़, बकरी, हाथी, गधा, घोड़ा, ऊंट, सुअर, बैल और मुर्गे की तस्वीरें मोहरों पर उत्कीर्ण की जाती थीं। इन्हीं पशुओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। मित्रों, आर्य सभ्यता और सिंधु सभ्यता का एक अंतर घोड़े की उपस्थिति को माना जाता रहा है। इसके अनुसार सिंधु सभ्यता में घोड़े नहीं थे, जबकि आर्य सभ्यता घोड़ों का प्रयोग करती थी। आधुनिक खोजों से सिद्ध हो चुका है कि सिंधु निवासी
टट्टू नस्ल के घोड़ों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता काल के स्थल सुरकोतला, जो कि गुजरात में है, में घोड़े की अस्थियां भी मिल गई हैं। स्वास्तिक चिन्ह, कमंडल, पत्थर और धातु से बनी गदाओं का उपयोग सिंधु और वैदिक दोनों स्थानों पर होता था। ऋग्वेद के विवरण और सिंधु सभ्यता के अवशेषों में अद्भुत समानताएं मिली हैं। अब यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण वैदिक सभ्यता के परिपक्व चरणों में हुआ था। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया था, लेकिन बिना गांवों के कभी नगर होते हैं क्या? बाहरी आक्रमणों से नगरीय सभ्यताएं कभी भी समाप्त होती हैं क्या? और ये कहना कि आर्य पहले पशुपालक थे और सिंधु सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता को जीतकर वापस पशुपालक बन गए, हास्यास्पद बात है। कोई भी नगर विजेता सभ्यता वापस पशुपालक नहीं बनती है। इस संबंध में माइकल डेनिनो की पुस्तक इन्वेजन दैट नेवर वाज का यह अंश सारी स्थिति को स्पष्ट कर देता है। हड़प्पा संस्कृति को गैर आर्य दिखाने के प्रयासों ने वास्तविक मुद्दे को पूरी तरह भ्रमित कर दिया है। उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाले आर्यों ने जो अपनी अलग संस्कृति लेकर आए थे, खैबर दर्रे से होकर नीचे बहुत बड़े सिंधु मैदानों और फिर विशाल भारतीय भूमि पर आक्रमण किया होगा, तो उनकी बहुत बड़ी संख्या आई होगी और उनके आगमन ने अनिवार्य तौर पर रास्ते में कुछ निशान तो छोड़े होंगे। और हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ना तो मिट्टी के बर्तन, ना ही कोई पात्र और ना ही कोई उपकरण, ना ही हथियार शस्त्र और ना किसी तरह की कब्र और ना किसी प्रकार की कला का चिन्ह। अजीब तरह के आक्रमणकारी थे जिन्होंने अपने आने का कोई निशान नहीं छोड़ा। आर्यों ने मोटे मोटे ग्रंथों को रचा, इतिहास की किताबों के अनगिनत पन्नों को भर दिया, लेकिन एक छोटे से छोटे बर्तन को पीछे छोड़ने का शिष्टाचार भी नहीं निभाया। इस एक बिंदु पर कम से कम पूर्ण एक मत है कि साक्ष्य का एक टुकड़ा भी नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। J.M. कीन्योर ने लिखा है, आक्रमण का कोई पुरातात्विक या जैविक साक्ष्य नहीं है, ना ही सिंधु घाटी में किसी बड़े माइग्रेशन का कोई साक्ष्य है। वास्तव में आर्य पूरे भारत में बिखरे हुए थे और अलग अलग जगह पर अपनी अपनी तरह से विकास कर रहे थे। भारत की भूमि पर बहुत पुराने समय से विकसित सभ्यताएं मौजूद थीं। हाल ही के दशकों में किए गए अन्वेषणों और खुदाइयों से नर्मदा घाटी से ऐसी शिलाएं, शिलालेख, भित्ति चित्र आदि मिले हैं जिनसे पता लगता है कि भारत में विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक विद्यमान थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका क्षेत्र में पाए गए 25,000 पुराने शैल चित्र एवं पुरातात्विक प्रमाण इसी बात की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक सभी खोजों और तर्कों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरह से भ्रामक एवं गलत तथ्यों पर आधारित थी और आर्य कहीं बाहर से आए हुए नहीं थे। आर्य सभ्यता ही भारत की मूल सभ्यता थी, जो भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से विकास कर रही थी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के दोआब में बागपत जिले के सिनौली गांव में हुए उत्खनन से मिली सामग्री ने उपमहाद्वीप की सभ्यता के बारे में हमारी मौजूदा जानकारी में हलचल मचा दी है। 2005 में इस गांव के कुछ किसानों ने सरकार को सूचना दी कि उनके खेतों में पुराने जमाने के बर्तन मिल रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस स्थान पर खुदाई की और वहां कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो भारत में इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इस उत्खनन में लगभग 4000 वर्ष पुराने 100 से ज्यादा अंत्येष्टि स्थल मिले। इन स्थलों में पुरुष, महिलाएं और बच्चों के कंकाल मिले। यहाँ तांबे से बने हथियार, तांबे और मिट्टी से बने बर्तन, मूर्तियां, कटोरे, सोने के कंगन और मनकों की मालाएं मिली, जिससे ये पता लगा कि ये कोई योद्धा सभ्यता थी। महिलाओं के समाधि स्थल भी भारी मात्रा में मिले जिनमें हथियार मिले हैं। इससे पता लगता है कि इस सभ्यता की महिलाएं भी
पुरुषों के समान योद्धा थीं। हथियार में तांबे की नोक, 2 नोक वाली तलवारें जिन्हें एंटीना सोर्ड्स कहा जाता है, धनुष, बाण, तांबे के हेलमेट और लकड़ी और तांबे से बनी ढाल मिली है। 2005 में इस उत्खनन स्थल पर उत्खनन का कार्य बंद कर दिया गया था। सन 2018 में इसी सिनौली गांव के किसानों को पुरानी उत्खनन जगह से केवल 100 मीटर दूर फिर से कुछ पुरानी पुरातात्विक वस्तुएं मिलने लगी। भारतीय उत्खनन विभाग ने मार्च 18 में यहाँ फिर से उत्खनन का कार्य शुरू किया। इस बार खुदाई में शाही परिवार के अंत्येष्टि स्थल मिले। शवों को लकड़ी के बने ताबूतों में रखा गया था। ताबूतों के पायों पर 3 मिलीमीटर मोटी तांबे की चादर लपेटी गई थी और कोनों पर फूलों की नक्काशियां बनाई गई थी। सबसे आश्चर्यजनक चीज जो मिली है वो लकड़ी और तांबे के बने हुए 3 रथ मिले हैं। रथ रचना में अद्भुत हैं और अपनी बनावट में परिष्कृत हैं। निश्चित धुरी पर घूमने वाले इनके पहिए लकड़ी की 3 परतों से बने हैं, जिस पर तांबे की सूर्य प्रकाश की भांति दिखने वाली नक्काशी बनाई गई है। इन रथों में छत की भी व्यवस्था है। गंगा जमुना के दोआब में ये सभ्यता सिंधु सभ्यता के समानांतर फल फूल रही थी। सभ्यता अस्त्र शस्त्र में प्रवीण होने के साथ साथ कला कौशल में भी बहुत उन्नत थी और आर्थिक तौर पर भी समृद्ध थी। ये सभ्यता महाभारत में वर्णित योद्धा सभ्यता से मिलती जुलती नजर आती है। इस खोज ने इस धारणा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि भारत में घोड़े नहीं पाए जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के विकसित रथ बिना घोड़ों के चलाना संभव ही नहीं है। मित्रों, सरस्वती सिंधु सभ्यता जिसे अब कहा जाता है, उसकी टोटल ज्ञात 2600 बस्तियों में से पाकिस्तान में 265 स्थल मिले हैं और बाकी सभी शेष भारत में पाए गए हैं। वैदिक युग के प्रारंभिक कालखंड का केंद्र सरस्वती नदी के आसपास था। बाद में यह केंद्र बिंदु सिंधु नदी के तट हो गया और उसके भी बाद में हस्तिनापुर और अयोध्या इस सभ्यता के केंद्र हो गए। निष्कर्ष ये है कि आर्य भारत में बाहर से भीतर की ओर नहीं आए थे, बल्कि भीतर की ओर से थोड़ा बाहर की ओर गए थे। आधुनिक जीन अध्ययन से भी ये ज्ञात हो गया है कि भारत के लोगों का जो जीन पूल है वो यूरोपियन और यूरेशियन लोगों से पूरी तरह अलग है। उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों का जीन पूल एक समान है। अभी हाल ही में पुणे के डेक्कन कॉलेज यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर बसंत शिंदे एवं जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय ने रिसर्च की है। उनकी ये महत्वपूर्ण रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल सेल में प्रकाशित हुई है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा कालीन बस्ती है। यहाँ 5000 वर्ष पुराने 2 कंकाल मिले थे। इनके डीएनए की जांच की गई है। इससे ये पता लगा है कि अफगानिस्तान से अंडमान तक सभी भारतीयों के जीन पूल एक समान है। मध्य एशिया का जीन पूल इन कंकालों में नहीं मिलता है। इससे अब वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि आर्य ना तो विदेशी थे और ना उन्होंने कभी बाहर से आकर भारत पर आक्रमण किया था। वस्तुतः आर्य और द्रविड़ मूलतः एक ही है। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उत्साहित होकर मैं इसी तरह की अनोखी जानकारी रिसर्च करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आपको सुनने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।